नहीं चलेगा, है ना। तो अब आपके जो हिस्ट्री चल रहे हैं, हिस्ट्री के साथ साथ में आपका बिहार स्पेशल भी चलेगा। लाइव हो गया क्या? अच्छा ठीक है, आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो भूमिका आपको जानना महत्वपूर्ण यह है कि बिहार स्पेशल से लगभग 20 से 25 प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आप लोगों के बीपीएससी के लिए, ठीक है। तो वो लड़ कह रहे हो जी, एकदम झगड़ा कर रहे हो, बाहर जगह खाली भी, उधर भी लड़ लो। एकदम झगड़ा कर लेता है सब। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे, आराम से बैठ लो भाई। तो सब लोग कॉपी क्यों खोल रहे हैं? लिखना है, बंद करो सब। आना शुरू, कॉपी में लिखना शुरू। ये क्या मतलब है? हम आए और बोलना शुरू कर दे, लिखना शुरू। सब कोई कॉपी और किताब बंद रखेगा पहले, ठीक है। एकदम बढ़िया से बंद रखो सब। पेज वही निकाल करके एकदम लिखना शुरू लग रहा है। बोलिए सर। लड़ाई कब हुई थी? ऐसा थोड़ी होता है। एक कॉन्सेप्ट देते हैं, उसको एकदम सुन करके सब लोग समझ करके रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले छपैया दिमाग में, कहा? उसके बाद कॉपी पर, कहा? और तब जाकर के एग्जाम में। समझ गए? आप लोग थोड़ा अल्टरनेटिव जरा ज्यादा अपनाते हैं। सबसे पहले छपैया कॉपी पर। और जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो एक बात याद आता है, सर बताए तो थे, लिखे भी थे, पेज नंबर भी याद है, लेकिन लिखना क्या है वही याद नहीं है। तो इसका जो इलाज है वो इलाज यही है कि सबसे पहले आपको जो है छपैया कहां होना चाहिए, और उसके बाद कॉपी के बाद एग्जाम में जाकर के वोमिट करना है। लाइव हो गया? चलिए, सभी को जय हिंद। जितने लोग ऑनलाइन हैं, आप सभी लोग के लिए इंतजार हो रहा था लगातार। अब शुरू करना है, आपके बिहार को आपको जानना है, और कुछ आपको भी महसूस होगा कि आप बिहार को कितना जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम भूमिका की बात करेंगे कि एग्जाम में जो है इसकी महत्ता कितनी अधिक है, और उसके अकॉर्डिंग। बारिश हो रहा है क्या इधर? पानी की, अच्छा इसी से गिर रहा है। तो अगर बीपीएससी में कहा जाए तो लगभग 20 से 25 नंबर, कितना बोले हम? 20 से 25 नंबर के जो है आपके बिहार स्पेशल से जो है प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और इसमें जो है आपके बिहार के इतिहास से होंगे प्रश्न, बिहार के भूगोल से होंगे, बिहार के अर्थव्यवस्था से होंगे। हम सबसे पहले सिलेबस पर ही आप लोगों से डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपको यह पता चले, ओवरव्यू मिले कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। जब भी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए कि आने वाले जो आपके चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहां से कितने प्रश्न जो है वो बनेंगे। तो पहला चीज तो ये क्लियर हुआ कि बीपीएससी में आपको जो है 20 से 25, कितना बोले हमने? 20 से 25 जो है मार्क्स के आपके जो है ये यहां से प्रश्न बनेंगे। लास्ट ईयर यानी कि 69th बीपीएससी में भी जो प्रश्न पूछे गए हैं किस सेक्शन से कितना, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर होगा, जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपसे, वो करेंगे बिहार का इतिहास। क्या करेंगे हम? बिहार का इतिहास को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। और अगर इसकी बात की जाए तो लगभग 10 से 12 प्रश्न जो है आपके, कितने? 10 से 12 प्रश्न जो है बिहार के इतिहास से आपको बीपीएससी में पूछा जाएगा। अगर 69th बीपीएससी की बात करें तो इसमें जो है आपके 12 प्रश्न पूछे गए हैं, कितने? जो कि बिहार के इतिहास से है। किससे है? अब इंपॉर्टेंस आप खुद समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है कि नहीं है। जब बिहार के इतिहास आपका समाप्त हो जाएगा तो हम चलेंगे लेकर के आपको बिहार के भूगोल के तरफ। कहां? बिहार का भूगोल आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और यहां से जो आपके प्रश्न आएंगे 7 से 8, आपने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा होगा और इंडियन पढ़ा होगा, है ना। अच्छा, तो हम जैसे समझिए, कई बार जैसे रिश्तेदार घर में आए और अगर आपसे पूछ दे ऐसा कि मम्मी पापा पैसा देते हैं कि नहीं, तो मुंह पे नहीं बोला जाता कि नहीं देते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं, आपको ये बोलना चाहिए कि हाँ पढ़े हैं। अरे वर्ल्ड और इंडियन तो कोई और से नहीं पढ़ाए होंगे ना, जाहिर सी बात है पढ़ाए होंगे, थोड़ा कम या अधिक जो भी सिलेबस रहा उसको डिस्कस तो किए ही होंगे।
अब यहीं पे बोल रहे हैं नहीं पढ़े। तो बिहार के भूगोल से कितने प्रश्न? 7 से 8। 69th बीपीएससी में आपके यहां से 7 प्रश्न आए हैं। कितने आए हैं? 7 प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। मतलब आप देखिए कि इतिहास और भूगोल को मिलाकर के ही देखा जाए तो 19 प्रश्न हो गए। कितने? और ये पूछे गए हैं 69th बीपीएससी में। मतलब आपके जो सीनियर रहे हैं वो सब जो एग्जाम दिए होंगे उनको ये प्रश्न मिला होगा। ठीक है, इसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे बिहार की कला एवं संस्कृति। क्या बोला हमने? कला एवं संस्कृति के तरफ लेकर के चलेंगे। और यहां से जो आपके प्रश्न बनेंगे 1 से 2 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में बनेंगे। कितने? 1 से 2। मेंस में इसकी भूमिका जो है अधिक बढ़ जाएगी, लेकिन यहां पर आपके 1 से 2 प्रश्न आपके मिलेंगे। उसके बाद हम आपको जो बताएंगे राज व्यवस्था, वो केवल बिहार का होगा। बिहार का राज व्यवस्था, और यहां से भी जो है आपके 1 से 2 प्रश्न बनेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था को भी हम डिस्कस करेंगे, और यह भी केवल बिहार का होगा। और यहां से भी आपके 1 से 2 प्रश्न लगभग आपके बनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सेक्शन है बिहार की अर्थव्यवस्था, इसमें जो है करेंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है, और मोस्टली यही आपका चांस है कि यहां से जो आपके करेंट अफेयर से ही क्वेश्चंस बनेंगे बिहार के। उसके बाद हम छोटे छोटे टॉपिक जैसे कि आपका बिहार का पर्यटन के विषय में डिस्कस करेंगे, और यहां से भी एक प्रश्न, महत्वपूर्ण जो व्यक्ति हैं जिसको कि बिहार विभूति के रूप में आप जानते हैं, यहां से भी हम डिस्कस करेंगे। और यहां से 1 से 2 प्रश्न, जैसे कभी श्री कृष्ण सिंह के बारे में पूछ लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में पूछ लिया, समझ रहे हैं? तो यह होगा। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो बिहार सरकार की जो योजनाएं होती हैं, यहां से हमेशा प्रश्न पूछा जाते रहा है। बिहार सरकार की योजनाएं, एक सेकेंड, बिहार सरकार की योजनाएं, और अगर यहां की बात किया जाए तो यहां से भी 1 से 2 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। फिर छोटा टॉपिक आपको और मिलेगा, जैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और बिहार का खेल, तो कभी कभी इससे प्रश्न पूछा और कभी कभी नहीं भी। तो आदर्श में भी हम लगभग 4 से 5 क्लास आपको लेकर के चलेंगे आपके लिए। और ये आपका जो है एक ओवरव्यू है बिहार के, आपके बिहार स्पेशल के सिलेबस का। ये सबको समझ में आ रहा है? लगभग इसी सीक्वेंस के साथ में हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ाएंगे। लगभग 1.5 महीना का जो है हमारा सफर होगा। कितने समय का? और वहां से आपको क्लियर होंगे 20 से लगभग 25 मार्क्स, तो आप मान करके चलिए। क्योंकि आप देखिए यहां पर पिछले साल जो पूछा गया है 12 नंबर के तो इतिहास है, और 7 नंबर के आपके भूगोल। 12 और 7 तो 19 हो गए यहीं से। बाकी ये सारे टॉपिक मिला करके आपके 5 प्रश्न लगभग रहेंगे, जिसमें कि इंक्लूडिंग आपको हम बता रहे हैं कि करंट अफेयर्स भी आएगा बिहार का। अब जैसे बिहार का करंट अफेयर्स आया कुछ अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो दोनों जगह पर उसको हम कंसीडर करेंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था में भी हो जाएगा और साथ साथ में यहां करंट अफेयर में भी हो जाएगा। तो ये आपको सबको समझ में आया? इंपॉर्टेंस है कि नहीं बिहार स्पेशल का? सबसे पहले बताइए, बहुत अधिक है ना। और अगर मेरे से पूछिए, खास करके जो शिक्षक होते हैं जिस सब्जेक्ट का, थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा करके बोलते हैं नहीं बोलते हैं। हमारा एक खुद का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, इतिहास हो गए, भूगोल हो गए, या आपकी बात किया जाए तो पॉलिटी हो गया, सबकी तो भूमिका है ही, लेकिन इन सब में मेरे हिसाब से देखा जाए कि सबसे अधिक किसका है, तो इतिहास के साथ साथ में बिहार स्पेशल का है। अब कहिएगा ऐसा क्यों सर? मेरा इस पे तर्क यह है कि जो यूपी पीसीएस के बच्चे तैयारी करते हैं, या फिर एमपी पीसीएस, या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, उसको अगर देखा जाए तो वो इतिहास में भी परिपक्व है, भूगोल में भी परिपक्व है, राज्य व्यवस्था में तो और अधिक कर सकते हैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो उसको सारे सब्जेक्ट पढ़े हुए पहले से, केवल बिहार स्पेशल को। तो बिहार स्पेशल केवल वही बच्चा पढ़ता है जिसको एक्चुअल में बीपीएससी देना है। समझ में आ गया? बाकी जो यूपी पीसीएस के स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, वो जब एग्जाम देने आते हैं आपका बीपीएससी का, तो उसको लास्ट में एक ही बात अखरता है, सब चीज का तैयारी ठीक था, केवल बिहार मिस कर गए। अच्छा, एग्जाम से पहले एक और लोग निंजा टेक्निक अपनाते हैं, है मतलब बहुत जल्दी में, शॉर्टकट इसको बोलते हैं। एग्जाम सेंटर पर जाते रहेगा और उसमें देखेगा बिहार के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम कितना है, कौन कौन सी नदियां हैं, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है। ये आप पढ़ सकते थे, लेकिन अभी से 10 साल पहले अगर आपको एग्जाम देना होता तो
आज जो है बिहार शिक्षक भर्ती का जो है पेपर हुआ था और उसमें भी कुछ बिहार स्पेशल के प्रश्न आए हैं और उसमें सवाल कुछ ऐसा था बिहार के नदियों से संबंधित कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बिहार को नेपाल के साथ साथ में सीमा बनाती है, सीमा रेखा बनाती है। अब ये वन लाइनर में कभी मिल सकता है, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि कौन कौन सा नदी का रुख किधर है, आप क्लियर ही नहीं कर सकते हैं उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो वो पहले एक समय था, दौर था कि उत्तर से लंबाई दक्षिण के कहां कितना है, राजधानी क्या है, ये सब आपको लगता है कि पूछेगा। अब सवाल आएगा एकदम कंसेप्चुअल, लेकिन इस बात का आपको भरोसा दिलाते हैं कि सबसे कम समय में सबसे ज्यादा नंबर अगर आप कहीं से ले सकते हैं तो वो बिहार स्पेशल। समझ में आया? मात्र 1.5 महीने के क्लास में अगर आपको 25 नंबर आ जा रहा है, समझ में आ रहा है? पढ़े तो आप पॉलिटी भी होंगे, करण सर को बढ़िया से बताए भी होंगे, 3-4 महीने का सफर भी होगा, है ना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट से कम नंबर आ रहा है तो उनको पढ़ाना नहीं चाहिए, बेशक उतना ही पढ़ाना चाहिए, लेकिन उतना लंबा सफर आप तय करेंगे उसके बाद आपसे उतना होगा। और यहां जो आपका है कम समय में अधिक नंबर आए, ठीक है। तो ये आपकी मजबूती भी हमने बता दी और एस्पिरेंट्स जो भी हैं उसकी कमजोरी क्या है, जो तैयारी सब करेगा बिहार स्पेशल पढ़ा हुआ। आप सोचिए ना, जरा ध्यान से समझिए, जो यूपी पीसीएस का तैयारी कर रहा है अगर देखा जाए तो आपसे पीछे किसमें होगा? केवल इसी सब्जेक्ट में ना। इसके अलावा तो उसका हर एक सब्जेक्ट परिपक्व है, चाहे आप इतिहास की बात करें, भूगोल की बात करें, अर्थव्यवस्था या फिर करंट अफेयर भी। तो मतलब मेरा कहना यह था कुल मिलाकर के, हम तो वैसे भी शिक्षक, आप पीछे वाला हंस भी रहे होंगे, हाँ कहा कि आप पढ़ाई भी करते होंगे बिहार स्पेशल, तो बोलिएगा ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? अपना दही के कोई खट्टा बोलता है तो हम काहे बोले बताओ? और हमारा तो 20-25 नंबर आता है जी। प्रमाण भी आपको हमने बता दिया कि आप यहां से देख सकते हैं 20 तो केवल इतिहास और भूगोल से ही हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अब हमको लगता है कि थोड़ा सा आपका जो रुचि है इस सब्जेक्ट के प्रति थोड़ा अधिक हो गया होगा। अगर आप जानते नहीं होंगे तब, अगर आप पहले से अच्छा पीछे वाला कह रहा जान रहे कि पढ़ाई नहीं रहे थे पहले से, नहीं जान तो रहे के थे। अच्छा यही बहाने सर कभी कभी क्लास में भी नहीं आते होंगे, लेकिन बम्भोर ना कहने ना शुरू कर दी कि बिहार स्पेशल कब शुरू होगा, नहीं। तो ये सबको समझ में आ गया। तो बेसिकली हमने क्या कहा कि आपको अपने बिहार के विषय में जानना है और आज का क्लास जो है आपका इंट्रोडक्शन का क्लास है। एक बात का और हम एश्योरिटी दे दें, या तो आप अपने जो आपके सीनियर होंगे, आप बोलचाल की भाषा में अपने पूर्वज कह सकते हैं उसको उनसे एक बार राय मशवरा कर लीजिएगा कि सर पढ़ाते कैसे हैं, ठीक है। तो फिर कॉपी खोल रही है, मार देंगे माथा पर हम। कॉपी बंद करो। अब ये से लिखने के लिए कब लिखे तो मास्टरवा अरे भाई इतना जल्दी में क्या उतावले हो रहे हैं, इतना तेजी से लिखना थोड़ा ना है। पहले ही बोल दें कि छपैया कहां होगा। एक बात का एश्योरिटी हम आपको दे दें कि क्लासरूम के अंदर आपको 80 to 90% पूरा कंटेंट दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। 80 से 90%, ठीक है। और पढ़ाने का मेरा 2 फेज होगा। सबसे पहला फेज ये होगा कि अच्छा कह रहे बड़ाई फेंक लीजिए मास्टर जी, फेंक लीजिए फेंकिए लीजिए। मोदी जी से रिश्ता मत जोड़ देना जी कोई, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं केवल हम, ताकि आपका ध्यान अधिक बोर्ड पर हो, ठीक है। तो लिखने का सिलसिला तब होगा जब हम हर एक चीज को समझा देंगे, पहले आपको याद हो जाएगा तब। क्लियर है सभी को? चला कुछ ऑनलाइन वाले को देख लेते हैं। बहुत दिन से इंतजार में बैठे थे सर बहुत बढ़िया, ये भी अच्छी बात है। बाकी लोग हंस रहा है, ऐसे लोग हंसता है ना तो इन लोग का वो जो बस वो इमोशंस को मतलब ना सिंबल से दिखा सकता है। ज्यादा हंस रहा है तो कम हंस रहा है तो अलग ही है ना, बस इमोजी दिखाना, इससे ज्यादा इसकी क्षमता नहीं है। चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। तो नो योर बिहार, अपने बिहार को आप जानिए। मैं एक बार आपको कुछ बताता हूं। ऐसे कई बच्चे जो है जब इंटरव्यू देकर के आते हैं तो खूब प्रिपरेशन किया आपका पीटी में, मेंस में, जब आप इंटरव्यू में जाकर के बैठेंगे और कई बार ऐसे जो है आपके खतरनाक सवाल दागे जाएंगे
कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि हम बिहार के ही हैं कि नहीं है। समझ में आ गया? आपसे पूछा जाएगा कि 5 प्रकार के बिहार के लोक नृत्य बताइए, और 1-2 तो खींच तीस करके आप बता दीजिएगा। तीसरा चौथा पहुंचते पहुंचते आपको लगने लगेगा कि अब ना बनेगा लग रहा है। तो सब चीज में जो है आपके परिपक्व होने हैं। क्लियर है सभी को? प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू। इंटरव्यू में तो आप समझ लीजिए कि अगर आप समझ लीजिए ना, बिहार में अगर आप अधिकारी बनने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए ना कि कौन से जिला में कौन सी नदी बह रही है, कहां पे कौन सा जो है आपका दार्शनिक स्थल है। इसे पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पता चला पता ही नहीं है और आप वहां के अधिकारी हो, तो ये इसीलिए जो है आपके इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है इसे क्वेश्चन, तो हर एक जगह पे। चलिए शुरू करते हैं सिलसिला को। तो अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले हम चलेंगे आपको यह बताने कि बिहार को जो है पहले विहार नाम से जाना जाता था। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि बिहार का जो प्राचीन नाम हुआ, वो प्राचीन नाम जो है इसका विहार है। क्या है? इस बिहार का और उस बिहार का फर्क समझ में आ रहा है? ये बिहार है और बाद में चल करके ये बिहार हो गया। समझ में आ रहा है? हिंदी माध्यम वाला एकदम एक लाइन में दिमाग में आ गया होगा कि बा के पेटवा चिर दो, है कि नहीं है? इंग्लिश वाले में ठीक है, बिहार से बिहार, ये हो गया। क्लियर है? तो प्राचीन समय में भारत के उत्तर पूर्व में एक विशेष क्षेत्र जिसको विहार के नाम से जाना जाता था। कौन से नाम से? अच्छा, आप लोग टेस्ट सीरीज में भाग लिए थे? कैसा रहा पेपर? बढ़िया था? कुछ चीजें समझ में आई होगी, कुछ नहीं भी आई होगी, ऐसा भी लगा होगा है ना? क्लास करने के बाद सब आपका ठीक हो जाएगा। तो आखिर में अगर ये बिहार के विषय में कहा जाए तो ये बिहार पहले नाम क्यों था, पहले हम इस पर डिस्कशन करेंगे आपसे। ठीक है? भारत के उत्तर पूर्व में, किधर की बात कर रहे हैं हम? अगर बात किया जाए तो भारत के हम किधर कह रहे हैं? उत्तर पूर्व की बात कर रहे हैं। और अगर यहां के विषय में कहा जाए तो इस स्थान पर बौद्ध मठों की संख्या बहुत अधिक थी। बौद्ध मठ क्या होता है? बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान। ठीक है? रेस्टिंग हाउस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क, जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं उसके जो निवास स्थान है, जहां वो रहते हैं, उसी को कहा जाता है बौद्ध मठ। क्या कहते हैं? और बौद्ध मठों के अधिकता के कारण भारत के इस उत्तरी पूर्वी क्षेत्र को विहार कहा गया। क्या कहा गया? तो अगर इस विहार के विषय में कहा जाए तो हमने जो बात कहा उसमें हमने क्या कहा कि ये जो नाम पड़ा है, ये नाम के पीछे का इतिहास यही है कि यहां पर जो है बौद्ध भिक्षुक, हम किसके विषय में कह रहे हैं? बौद्ध भिक्षुकों के निवास स्थान। ठीक है? निवास स्थान जिसे कि बौद्ध मठ के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? बौद्ध मठ इसको कहते हैं। और इसी की अधिकता के कारण जो है इस क्षेत्र को हम विहार कहते थे। क्या कहते थे? बौद्ध मठ की अधिकता। तो अगर इसको कहा जाए तो ये जो है रेस्टिंग प्लेस कहें या कहें कि रेस्टिंग हाउस, किसका है? जो बुद्धिस्ट मॉन्क है उसके जो है आपके, ये जो है अगर कहा जाए तो रेस्टिंग हाउस है। और इसी कारण से हम इसको कह रहे हैं विहार। तो अब मन में एक सवाल आपको आना चाहिए कि ठीक है, ये विहार था, इन लोग तो अलग ही बात करते रहता है। हाँ सोनी सर तो बता ही रहे हैं, इन लोग का अलग ही चल रहा है। तो बौद्ध मठ की अधिकता के कारण विहार। अब मन में यह सवाल आना चाहिए आपके कि आखिर में ऐसा क्या हुआ कि हम विहार से जो है बिहार की तरफ चले गए? आखिर ये नाम भी अच्छा लग रहा था, है कि नहीं? अगर बिहार कहा जाए तो नो डाउट ये और अच्छा नाम था। बाद में आखिर ये बिहार कैसे हो गया, इसके पीछे का कुछ रीजन समझिएगा। देखिए, हमारे देश की अगर बात किया जाए तो 12वीं शताब्दी में लगभग भारत पे जो है तुर्की आक्रमण होता है। इतिहास में आपने पढ़ा होगा। और जब भारत पर तुर्की आक्रमण हुआ तो भारत में ये जो बिहार का क्षेत्र है, इस बिहार के क्षेत्र में भी ये आक्रमण हुए। और इन्हीं आक्रमण में एक व्यक्ति का नाम बताते हैं हम आपको, बख्तियार खिलजी। क्या नाम है?
बख्तियार खिलजी। तो बख्तियार खिलजी बिहार के क्षेत्र को जीतने वाला सबसे पहला तुर्की है। यह जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यह है कि बिहार को जीतने वाला पहला मुसलमान कौन है? बख्तियार खिलजी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि अलग अलग प्रकार के मुसलमान, जैसे तुर्की हो गया, अफगानी हो गया, मुगल हो गया, अरबी हो गया, सब नाम सुने ना। सबका जो है अपना एक एम्पायर है मुस्लिमों का, और वो अलग अलग प्रकार के मुस्लिम है। कुछ तुर्की हैं जो अरब से आए हैं, अरबी है, जिसका ओरिजिन अफगानिस्तान में है वो अफगानी है। ठीक है, तो ये जो अलग अलग प्रकार के मुस्लिम्स हैं, जब भारत पर आक्रमण हुआ तो साथ साथ में बिहार पर भी हुआ। और 12वीं ही सदी की बात की जाए तो उस समय जब बिहार पर तुर्कियों का आक्रमण हुआ तो वो लोग जो आक्रमण करके बिहार को जीते, तो बिहार के जीतने के बाद क्या हुआ कि नाम में बड़ा परिवर्तन हुआ है। और उसके पीछे का कारण है कि इन लोगों का अपना जो टोन है वो टोन भी बोलने का अलग है। ठीक है, अब हम आपको कुछ ऐसा एविडेंस को बताएंगे जिसके तहत तमाम चीजों को आपको समझना होगा। देखिए, एक किताब है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण। क्या बोला हमने? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण एक ग्रंथ है, और यह ग्रंथ है आपका जो है यजुर्वेद का नाम आपने सुना है? यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, और इस यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पहली बार जो है विहार शब्द का प्रयोग किया गया है। और विहार के विषय में वो जानकारी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जो है यहां पर बहुत संख्या में बौद्ध मठ हैं। लोग जो है बौद्ध को फॉलो करने वाले अधिक हैं, और इसी वजह से, क्योंकि विहार जो एक तद्भव शब्द है जो कि है ना, तो इसमें यही कहा गया कि यहां पर बड़े संख्या में बुद्धिस्ट मॉन्क है, और इसीलिए हम इसको विहार कहते हैं। तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि विहार के विषय में हमें पहली जानकारी कहां से प्राप्त होती है? कहां से प्राप्त होती है? शतपथ ब्राह्मण जो है कौन से वेद का हिस्सा है? यजुर्वेद का। किसका? यजुर्वेद का जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, और इसी में हमें जानकारी मिलती है कि भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्सा। तो अगर यह वेद की बात करें तो यह बहुत पहले का समय रहा, और जब हम 12वीं सदी आपको लेकर के चले तो लगभग मध्यकाल का शुरुआत का समय है। अरे भारत पर जब तुर्की आक्रमण हो रहा है तो आप देख रहे हैं कि वो लोग स्ट्रगल कर रहा है अपने अंपायर को बिहार में एस्टैब्लिश करने को लेकर, पूरे भारत में ही कर रहा है और साथ साथ बिहार में भी करेगा। इसीलिए आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बाद बिहार स्पेशल का क्लास होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि कम से कम इतिहास से आप जुड़े हुए रहेंगे तभी समझेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो अगर बात किया जाए तो विहार शब्द का पहला प्रयोग कहां पर है? विहार के विषय में पहली जानकारी कहां से? ये कौन से आपके जो है वेद का हिस्सा है? कौन से? यजुर। अब हम लेकर के चल रहे हैं आपको 12वीं सदी, और इस समय एक किताब आया है और उसका नाम है तबकाते नासरी। क्या नाम है? तबकाते नासरी जो लिखा गया है वो मिनहाज सिराज के द्वारा। किसके द्वारा? मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया है। नाम से वैसे भी आपको लग रहा होगा कि है ना, इस्लामिक रिलीजन से ये जुड़े हुए नाम है, तो थोड़ा आपको ये बात को समझना होगा। अगर आप इतिहास इंडियन भी पढ़े होंगे तो ये बात समझ में आता होगा कि अगर आपके मुस्लिम रूलर जहां से मिलना शुरू हो जाए तो समझ लीजिए कि वो मध्यकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? मध्यकाल चल रहा है। उसके पहले जब आपको मिलेंगे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, तो कहां है? प्राचीन। अभी हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि वो सीक्वेंस कैसा है। और फिर जो आपके देखिए, मध्यकाल को एकदम आसान भाषा में समझने के लिए एक लाइन है। मध्यकाल मतलब समझ लीजिए मुस्लिम काल। ठीक है, एकदम आसान भाषा में। उसी को तो 2 भाग में आप देखते हैं, एक दिल्ली सल्तनत और एक मुगल काल। ठीक है, तो यहां कम से कम जब नाम हम बताएंगे आपको बीच बीच में, तो ये आपको हम हिंट करते चलेंगे कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं। 12वीं सदी में जो है तबकाते नासरी जो है मिनहाज सिराज के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, और इसमें ही इस बात का जिक्र किया गया है कि बिहार जीतने वाले पहले मुसलमान या फिर बिहार जीतने वाले पहले तुर्की कौन है? पहले तुर्की कौन है? बख्तियार खिलजी। याद रहेगा आप लोगों को कौन है ये? बख्तियार खिलजी है। अब इस बात को आप लोग सभी लोग समझिएगा ध्यानपूर्वक। यहीं से वो कॉन्सेप्ट है कि पहले जो विहार था, अब यहां जो डिस्कशन होगा वो होगा बिहार का। किसका होगा? यहां तक विहार था और यहां बिहार है। कैसे हुआ जरा ध्यान से समझिएगा।
जितने भी मुस्लिम्स इंपेरर है, चाहे मुस्लिम जितने भी रूलर की हम बात करें, वो सबका एक अपना, देखिए कहीं पर भी कोई व्यक्ति अगर रहता है खास रीजन में, खास कबीले में, खास जगह पे, तो उसका अपना एक बोलने का टोन होता है कि नहीं होता है? भोजपुरी बेल्ट का अलग टोन है, जो मगध के क्षेत्र के मगही है उसका अलग है, और मैथिली वाले का, जो हिंदी बोल रहे हैं उनका भी अलग है, और मराठी बोल रहे हैं उनका भी। तो ये बिहार जो है, इसको बिहार प्रॉपर प्रोनाउंस कर ही नहीं पाते थे ये तुर्की लोग, ये प्रॉपर इनकी फ्लुएंसी उतनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए इसको ये बिहार से बिहार की तरफ लेके चला गया। बात समझ में आया? और किताबों में अब मेंशन होने लगा बिहार। जैसे ब्रिटिश हमारे देश में आया, अंग्रेज आया, तो अंग्रेज का भी बोलने का एक अपना टोन था कि नहीं? वो अपने टोन के अनुसार ही भारत के अलग अलग क्षेत्र को बोलता था। जैसे मान लीजिए कि जगह है उत्तर प्रदेश में, एक जगह है मेरठ, तो उसको लेकर के बड़ा उन लोगों का बड़ा वो रहता था, इट्स वेरी नाइस प्लेस मेरठ। अब ये लग रहा है आपको कि जो आपका गली में बोलता है मेरठ वाली नान खटाई, ऐसा मेरठ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है ना। उसका मेरठ एकदम अंग्रेज का अलग है, एकदम लग रहा है स्लीप कर रहा है। और ये प्रॉपर जो इधर के लोग हैं प्रॉपर बोल रहे हैं तो मेरठ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे ही ये तुर्की लोग जब थे, तो ये तुर्की लोग जो है अपना टंग को ऐसे ही कर रहे हैं इस्तेमाल। टोन ही इनका ही है कि बिहार से अब हम चले आए हैं बिहार में। कहां चले आए? बिहार में चले आए। और जब यहां से बिहार में हम चले आए तो अब हम अभी तक जानते हैं इसको इसी नाम। अब देखिए दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। बिहार शब्द का पहला प्रयोग हमें कहां देखने को? अगर कहे बिहार के विषय में पहली जानकारी यहां, तो कब कहते? तो यहां से एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है बच्चों को कि कई बार जब एग्जाम वो देखता है प्रश्न को, तो कई बार ये इस्तेमाल किया हुआ है और ये ऑप्शन ही नहीं उसको मिल रहा है, और उसको लग रहा है किताब एकदम गलत छापा है, किताब में एकदम सही नहीं छापता है, पूरा गलती भरा हुआ है। तो कई बार आपको प्रश्न को पढ़ करके और उसके ऑप्शंस को देखना है कि उसके अनुरूप वो सेट है कि नहीं। बात समझ में आई? और तभी आपका ये गलती नहीं होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बात आपको बताने वाले हैं। देखिए ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज के क्लास में आपको इंट्रोडक्शन ही हम बताने वाले हैं, ठीक है? पहले आप अच्छे से जानिए कि हमको किस तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है? लिखने पर बहुत अधिक फोकस नहीं। सबको कॉपी किताब बंद है ना? इसको हम बीच बीच में देखते रहते हैं। कई बार आप लोग कॉपी उलटने लगते हैं एकदम से, अब तो लिखाइए करता हूं अब तो लिखाइए करेंगे, हम कहां जाएंगे? 69th बीपीएससी मेंस वाले क्लास में हमारा जब क्लास लगा, तो क्लास में जा रहे हैं तो उन लोग से कॉपी ही बंद नहीं हो रहा है। कह रहा है सुबह से तो लिखिए रहे 8 बजे से, अब सम्मा में 4 बजे का लिखना बंद हो जाएगा, इस समय भी लिखना ही लिखना है। नहीं देखिए, लिखने वाला हम ये नहीं कह रहे कि आपको नहीं करना है, लेकिन पहले जब तक आप समझ नहीं लेते अच्छे से, लिखना क्यों है भाई? जितना जल्दीबाजी थोड़े ना है, अभी समय है आपके एग्जाम में भी। और बहुत लोग का तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ होगा। कितने लोग ग्रेजुएट नहीं है? इतने लोग नहीं है। इतना पहले गाइडलाइन कौन दिया जी तुम लोग कि बीपीएससी का तैयारी करना है? तो बहुत पहले गाइडलाइन मिल गया आप लोगों को। लग रहा है कि ग्रेजुएशन करते करते आप लोग एकदम परिपक्व हो जाइएगा। नहीं, ये अच्छा है, कम से कम आप लोगों को पहले गाइडलाइन मिल गया है ना? तब तो और जल्दी नहीं है तो 17 बीपीएससी में आप लोग 17 में आप लोग है ना अपेयर भी नहीं होइएगा। लगभग 600 ईस्वी पूर्व, कब की बात कर रहे हैं हम? 600 ईस्वी पूर्व कहें या फिर 6ठी शताब्दी पूर्व, ठीक है? 6ठी शताब्दी। तो इस समय हमारे देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कितने? इतिहास में पढ़ा होगा। लगभग 600 ईस्वी पूर्व हमारे देश में कितने? 16 महाजनपदों का उदय हुआ, ठीक है? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे देश में 16 अलग अलग क्षेत्र में लोग जो है कबीले बना करके रह रहे हैं। बात समझ में आ रही है आपको? है ना? कोई इधर पंजाब में है, कोई इधर मध्य प्रदेश में है, कोई बिहार में है, इस क्षेत्र में से। इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है अंगुत्तर निकाय से। याद है ना कि भूल गए जी? 2-3 सब्जेक्ट को हम बता देते हैं, इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी भी, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल। ये सब सर को कभी भी धोखा मत दीजिएगा, क्योंकि हाँ साइंस एक, ठीक है, ये वाला तो कभी धोखा ही मत दीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां आपका अगर एग्जाम खराब गया, समझ लीजिए सर का मूड खराब गया। भाई आपका जब तक रिजल्ट नहीं होगा हम कैसे सफल होंगे?
आपकी सफलता में ही तो हमारी सफलता छुपी हुई है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा घर से ही मेहनत करके, प्रॉपर सेल्फ स्टडी करके प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लेते हैं। अब सोचिए आप लोगों के लिए इतना बेहतरीन सुविधा मिल रहा है, हर एक सब्जेक्ट के एकदम विशेषज्ञ प्राप्त है आपको, इतना जान लीजिए। और उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगे कि ठीक से कर नहीं पा रहे हैं, तो आपके साथ साथ हमारी भी नाकामी है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कम से कम आपको ध्यानपूर्वक सभी बातों को सुनना है, समझना है। 16 महाजनपदों की अगर बात किया जाए तो ये हम अंगुत्तर निकाय से जानते हैं। 16 महाजनपद में 3 महाजनपद, कितने बोल रहे हैं हम? 3 महाजनपद ऐसे थे कि जो कि बिहार के क्षेत्र में थे। कितने? 3 महाजनपद जो थे आपके किस क्षेत्र में? बिहार के क्षेत्र में। अब जरा इस मैप के माध्यम से देखिएगा, जो वर्तमान बिहार आपको दिखता है, इसमें ये जो हिस्सा है वो आपका वज्जी का था। किसका था? किसका बता रहे हैं हम? तो 3 महाजनपद में जो पहला हम नाम लिए हैं उसका नाम क्या है? क्या है? वज्जी है। अगर वज्जी की बात किया जाए तो वर्तमान में आप जो वैशाली का क्षेत्र देखते हैं, कौन सा? साथ साथ में आप जो मुजफ्फरपुर, किसके बारे में कह रहे हैं हम? वैशाली और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र दिखता है वही उस समय जो है वज्जी महाजनपद था। कौन सा? वज्जी महाजनपद में बिहार के वर्तमान के कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं? वैशाली और मुजफ्फरपुर। क्योंकि हमने जो ये जिले जो बनाए हैं वो बहुत बाद में राजनीतिक तौर पर बंटवारा किया है ना। अब इस समय 600 ईस्वी पूर्व की अगर हम बात करें, लगभग अगर 6ठी शताब्दी पूर्व, तो उस समय ना तो वैशाली का नाम और निशान है, ना तो मुजफ्फरपुर है। इस नाम से नहीं जाना जा रहा है, मेरे कहने का मतलब यह हुआ। दूसरा जो इसमें महाजनपद है जिसके विषय में हम कह रहे हैं, इसका नाम है मगध। क्या नाम है? मगध। और अगर मगध की बात किया जाए तो वर्तमान में जहां बैठे हैं पटना का क्षेत्र, दक्षिण में जाएंगे तो जहानाबाद का क्षेत्र, और उसके बाद आपका और थोड़ा औरंगाबाद, और औरंगाबाद के बगल में ही आपका नवादा, इस तरफ गया के बगल में नवादा। तो सबसे पहले ही आपको जो है जितने भी बिहार के जिले हैं वो याद हो जाएगा, आंख बंद करके सब दिखेगा आपको, चिंता नहीं करना है, ठीक है? और इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, सब छोड़ दीजिए, ठीक है? हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा भारत के 28 को राज्य हम यादें नहीं कर पा रहे हैं बिहार में 38 जिला कैसे चलेगा? ठीक है, जो इसके लिए भी आप राय मशवरा ले सकते हैं अपने पूर्वजों से अपने सीनियर से, है ना, कि ये मतलब सर ठीक ठीक बता रहे हैं कि मतलब ऐसे ही सिर्फ बोल रहे हैं, तो आपको वहां से एक अनुमान लग जाएगा और फिर उस आधार पर आप आगे सोच पाएंगे। तो ये बात किया जाए, यहां पटना है, यहां जहानाबाद है, सॉरी इधर पटना है, इधर जहानाबाद है, यहां गया है, एक तरफ आपका जो इधर नवादा और इधर औरंगाबाद है। समझ में आया सभी को? उसके बाद तीसरा जो महाजनपद है जिसके विषय में कहा जाए तो कौन सा है? अंग है। क्या है? अंग के विषय में अगर कहा जाए तो अंग का लोकेशन यहां है। समझ में आ गया? तो अगर अंग के विषय में कहा जाए तो वर्तमान के जो आपको दिखते हैं भागलपुर का क्षेत्र, ठीक है, और भागलपुर के साथ साथ मुंगेर का क्षेत्र, यहां पर आपके भागलपुर और ऊपर में यहां मुंगेर का क्षेत्र। तो ये जो हिस्सा है आपके अंग महाजनपद के हैं। किसके हैं? तो 16 महाजनपदों के विषय में हमें जानकारी कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय, और साथ साथ एक और ग्रंथ है भगवती सूत्र, नाम सुना होगा ना। तो कई बार आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथों के माध्यम से हम बिहार के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं? अंगुत्तर निकाय उसमें भी शामिल होगा। अच्छा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे क्या? टेस्ट में टेस्ट दिए तो उसमें ऐसे प्रश्न मिले होंगे आपको। अच्छा, केवल एक, केवल बी, एक बी, एक और दो, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। कई बार आपको तो ऐसा भी लगता होगा, वहां लिख दीजिए, कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देने की जरूरत क्या है। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि अगर आप पहले परिपक्व हो जाते हैं अच्छे तरीके से, वहां आपको इससे आसान प्रश्न मिलेगा, ठीक है ना, इससे आसान प्रश्न मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि वहां आपको चक्कर नहीं आएगा पॉलिटी वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, कुछ बच्चे हिस्ट्री वाला देख रहे हैं, हाँ कहां पढ़ाई थी नहीं सब सर ये सब तो पढ़ाई ही नहीं है सर, कहां से इतना टफ आ गया, इतना मुश्किल वाला आ गया। अरे मुश्किल इसलिए दिया जाता है, पहले आपको तैयार किया जाता है
कि जब आपको मुश्किल यही दिया जा गया है तो अच्छा, टंग स्लिप हो गया क्या? ये तो कभी कभी कहीं नहीं हो जाता है ऐसे क्या अगर आप लोग नहीं हो जाता है जी, कभी कभी नहीं हो जाता है। तब पाकिस्तान के कभी कितकितान बोल दिए ऐसा हो गया। तो इसीलिए आपको मुश्किल सवाल पहले दिए जाते हैं ताकि आप इसके लिए तैयार हैं। अरे मुश्किल ही बोले भाई अच्छा, टफ बोल दे इंग्लिश में, है ना। तो कितने महाजनपद बिहार में? वज्जी मगध और भारत में कितने महाजनपद थे? और 16 में से 3 आपके। तो जब हम पहले बताएं कि बिहार से बिहार की तरफ हम कैसे आए, 16 महाजनपदों में 3 महाजनपद आपके जो है बिहार में। मध्यकाल के ऊपर ही थोड़ा लेकर के चलेंगे आपको। और आप लोग जानते हैं कि मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। आप समझने के लिए देखते हैं, एक आपके दिल्ली सल्तनत, हाँ, और दूसरा मुगल काल। तो जब हम दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में जब आप इलबरी वंश पढ़ रहे होते हैं, कौन सा वंश पढ़े हैं ना? कम आवाज आ रहा है जी। गुलाम वंश पढ़े हैं, उसी को कहा जाता है इलबरी वंश। अच्छा कह रहा है, ओ समझ लीजिए बीपीएससी देने जा रहे हैं आप, ठीक है। वहां बच्चा की तरह हर बार सवाल पूछेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है कब वो पलटी मार दे एक ही प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछने में। और आप जरा सा भी स्लिप किए, इसीलिए हम ब्रेक लगा लगा करके चलेंगे आप लोगों के लिए, कि कहीं आप लोग स्लिप वहां ना करें। यहां करेंगे तो हम बचा लेंगे, वहां हम बचाने वाले। तो इलवरी वंश कहें या गुलाम वंश में एक शासक है जिसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जो कि बिहार को जो है आपके दिल्ली सल्तनत में मिलाया है। कौन है? इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान है जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। देखिए एक बात को समझिएगा आप लोग, अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आप लोगों को समझना होगा कि जो हमारा प्रशासन का केंद्र था वो ये पटना था, पाटलिपुत्र। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य की बात करें, अशोक की बात करें, राजधानी कहां थी? ये पाटलिपुत्र थी, पटना थी। और जाहिर सी बात है कि जब पूरे प्रदेश का राजधानी जो भी क्षेत्र होता है वहां पर विकास अधिक होता है कि नहीं होता है? जब मध्यकाल के विषय में कहा जाएगा तो जो मेडिवल हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं वो जो प्रशासन का केंद्र है अब पाटलिपुत्र ना रह करके दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपके दिल्ली सल्तनत में भी केंद्र रहेगा जो दिल्ली रहेगा, और मुगल काल में भी जो केंद्र है वो क्या रहेगा? तो बिहार को लेकर के मध्यकाल में खूब खींचातानी चलेगा। बात समझ में आ रही है? जो मध्यकाल रहेगा इसमें बिहार को लेकर के खूब खींचातानी चलेगा, क्योंकि जब ये लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं प्रशासक और बिहार यहां है आपका, तो चाहे हम दिल्ली सल्तनत की बात करें या मुगल काल की बात करें, बार बार ऐसा होगा कि बिहार को कभी इस तरफ बंगाल में मिलाया जाएगा तो कभी इस तरफ जो है आपके दिल्ली में मिलाए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एक ओवरव्यू मिल रहा है कि मध्यकाल में बिहार के साथ क्या होने वाला है, कि कभी इसको दिल्ली सल्तनत में मिलाया जाएगा और कभी इधर बंगाल के शासक जो है अपने तरफ इधर मिलाएंगे। और कई बार ऐसा होगा कि बिहार का आधा क्षेत्र इधर दिल्ली में है, मतलब दिल्ली सल्तनत में, और आधा इधर। तो इसीलिए इस बात को बताना था कि इल्तुतमिश ऐसा पहला सुल्तान है जिसने कि बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिलाया है। और यहां पर एक सूबेदार नियुक्त किया है, मलिक जानी को। सूबेदार का नाम क्या है? मलिक। ऐसा नहीं कि हम बिहार के इतिहास आपको पढ़ाने लग गए हैं, हम आपको एक बेसिक बात बताने वाले हैं कि हम जोड़ रहे हैं कि वर्तमान बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है, जो इस बिहार को आप देख रहे हैं, ये आखिर बिहार धीरे धीरे बन कैसे रहा है। क्योंकि अभी तो तोड़फोड़ कर रहे हैं हम, अभी तो समझिए ये जो भौगोलिक स्थिति जो दिख रहा है ये है भी नहीं इसका, बट जो है भौगोलिक जो आपका देखा जाए दर्शन, तो कभी आधा उस क्षेत्र में है आपके बंगाल में और तो कभी इधर दिल्ली में। तो पहले हम आपको बिहार तक पहुंचा देंगे कि कैसे ये बना है आखिर जो क्षेत्र आप देख रहे हैं। तो सूबेदार बनाया गया मलिक जानी को। इतिहास में आपने सूबेदार शब्द सुना होगा, है ना? सूबेदार किसी भी प्रांत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था, ठीक है। पूरे सूबे में जितने भी कानूनी व्यवस्था चलेगा उस सब जो है कौन देखेगा?
सूबेदार दिखेगा, देखेगा। तो यहां पर मलिक जानी को सूबेदार बनाया गया और दिल्ली सल्तनत में इस समय मिलाया गया है बिहार को। मध्यकाल में लगातार, मतलब चाहे गुलाम वंश की बात करें, खिलजी की बात करें, तुगलक, सैयद या लोधी की बात करें, हर बार बिहार में कभी उधर बंगाल की तरफ, कभी इधर बिहार की तरफ, बीच बीच में कभी नुहानी वंश आएगा तो कभी चेरो वंश आएगा और सब मिलकर के लड़ते रहेगा कि हम इधर रहे कि इधर। अब बिहार खुद कहेगा कि एक दिन तो रख ले भाई चाहे दिल्ली में सही चाहे तो बंगाल में सही, एक तरफ तो कम से कम रखो। कभी इधर खींच रहे हो, कभी इधर खींच रहे हो, हमारा दुर्दशा तो कम से कम देखो, रोज मार काट हो रहा है। तो ये मध्यकाल में बड़ा जो है समस्या रहा। जब मध्यकाल में आप पूरा ही देख लीजिए दिल्ली सल्तनत, तो उसमें यही खिंचातानी चलते रहा। जब मुगल काल की बात करें, तो जब मुगल वंश की बात करें तो मुगल वंश के एक शासक हुए अकबर। कौन हुए? अकबर ने पहली बार जो है 1580 में, कब की बात कर रहे हैं? पहली बार 1580 में मुगल काल का एक प्रांत बनाया है बिहार को। बात समझ में आई? बिहार को एक प्रांत का दर्जा देने वाला जो मुगल शासक है वो कौन है? कौन है? बिहार को एक प्रांत का दर्जा मिला है, और प्रांत के रूप में जब बना, मतलब एक राज्य के रूप में, तो जो मुगलों में अगर देखा जाए तो अकबर के जो कई प्रांत है उसमें से एक बिहार भी शामिल हुआ। अब कम से कम इस क्षेत्र को, इस भौगोलिक क्षेत्र को एक इस प्रकार से घेरने की कोशिश की गई है कि मुगलों के अधीन एक प्रांत है। अब बात समझ में आई? प्रांत का दर्जा देने वाला पहला मुगल शासक कौन है? कब दिया है? 1500। चलिए, ये 16वीं शताब्दी चल रहा है, और थोड़ा सा ही और आगे बढ़ेंगे तो आप लोग जानते हैं कि 17वीं शताब्दी के पहले ही दशक में भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया है। 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन। हालांकि वैसे तो घूमते फिरते कई अंग्रेज भारत में आए, लेकिन कंपनी के तौर पर 1600, जब जहांगीर का शासन काल चल रहा है, तो उस समय भारत में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश आ चुके हैं। तो जब ब्रिटिश आ चुके हैं तो अब क्या होगा कि बिहार पर भी जो है अंग्रेजों का नजर जाएगा। बात समझ में आ रही है? कई सारे युद्ध को आपने देखा होगा, जैसे 1757 में आपने देखा प्लासी की लड़ाई। कौन सा देखा? तो अगर प्लासी के विषय में कहा जाए तो उस समय जो बिहार है ये बंगाल में ही शामिल है। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? प्लासी तो बंगाल का हिस्सा है ना। तो अब जो है बिहार जो है पुनः बंगाल में शामिल है। ठीक थोड़ा आगे आप जब बढ़ेंगे तो 1764 जब आप देखेंगे, कौन सा? बक्सर का युद्ध, बिहार के बक्सर में 1764 में ये जो बक्सर की लड़ाई हुई है। अब यहां से समझ लीजिए कि बिहार में जो अब अधीनता शुरू होने वाला है वो अंग्रेजों का, क्योंकि आपने इतिहास में पढ़ा होगा 1764 में बक्सर, और ठीक इसके एक साल के बाद 1765 में कौन सी संधि? जहानाबाद की संधि। ओ, हमको लगा बोल रहा है जहानाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि 1700, और 1765 में इलाहाबाद के संधि से आप लोग इस बात को जानते हैं कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो अधिकार है वो किसको है? अंग्रेजों को है। किसको है? तो अब समझिएगा कि 1765 के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है अब अंग्रेजों के अधीन में ये बिहार चला गया, और अब जो है बिहार के साथ जो दुर्दशा होगा वो अंग्रेजों के अनुसार ही होगा, क्योंकि 1765 के बाद देखिए इस समय पूरे बंगाल में द्वैत शासन लगाया गया, डुअल गवर्नमेंट। तो इस समय जो है बिहार का भी शोषण होगा बंगाल के साथ साथ। ये बात समझ में आ रही सभी को? 1764-65 के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब जब हम ब्रिटिशों के अधीन अगर देखने की बात की जाए तो 1905 में जब हम आपको लेकर चलते हैं तो इस समय आपको देखने को मिलता है बंगाल विभाजन। क्या देखने को मिलता है? बंगाल। तो बंगाल विभाजन का जो विरोध पूरे देश में हो रहा था, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में भी होगा, और इस समय बिहार में भी इसकी भूमिका बड़ा ही महत्वपूर्ण था। हम जब डिस्कस करेंगे बिहार के इतिहास को तो उसमें हम आपको ये सारी बातें बताएंगे। 1911, और आप सभी लोग इस बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां से अब धीरे धीरे हम भौगोलिक क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे बिहार का। आप लोग जानते हैं कि 12 दिसंबर 1911 क्या हुआ था? ये दिन में दिल्ली दरबार लगा था। क्या लगा था? दिल्ली। और दिल्ली दरबार में आए हुए हैं ब्रिटेन से कौन?
जॉर्ज पंचम। और जॉर्ज पंचम इस दिन 3 घोषणा किए हैं। कितने? 3 घोषणा किए हैं। पहला घोषणा में यह याद रखना है आपको कि अब जो भारत की राजधानी है वो अब कलकत्ता ना रह करके कलकत्ता से कहां होने वाला है। और यह बात की केवल घोषणा की गई थी इस समय, ठीक है। यह बंटवारा तो आपको पता है कि यह जो बदलाव है यह हुआ 1912 में। कब हुआ? 1911 के इसी दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाए। बंगाल विभाजन। इस समय के जो तत्कालिक गवर्नर है कौन है? लॉर्ड हार्डिंग। कौन है? तो बंगाल विभाजन को क्या किया गया? रद्द कर दिया गया। और तीसरी जो घोषणा है यह समझिएगा कि इस समय ही घोषणा किया गया इस बात का कि बंगाल प्रेसिडेंसी से, किसी बात हम कर रहे हैं, मतलब बंगाल महाप्रांत, मतलब बहुत बड़ा प्रांत है। इस समय समझिएगा कि अगर बिहार के विषय, ये बंगाल के विषय में कहा जाए तो समझिए कितना बड़ा बंगाल है। अभी जो वर्तमान में आप देखते हो पश्चिम बंगाल, क्या देखते हो? उसके साथ आप देख रहे हो बिहार। क्या बोला हमने? अब बिहार है तो झारखंड भी रहेगा ही, ये तो हाल ही में अलग हुआ है। उसके नीचे आपका उड़ीसा। क्या बोला हमने? उड़ीसा के अलावे आप ये जो बांग्लादेश देख रहे हो ना, ये बांग्लादेश भी, इधर असम तक के जो क्षेत्र है वो सब के सब बिहार में। आप समझ रहे कितना बड़ा बिहार है, ठीक है। वर्तमान बिहार में जो पश्चिम बंगाल देख रहे हैं, उसके साथ साथ में अभी जो आपका बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, असम है, और जो पूरा बांग्लादेश आपको दिखता है, सब किसमें शामिल था? मतलब बंगाल में पूरा शामिल है। इसीलिए इसको कहते थे बंगाल महाप्रांत। क्या कहते थे? बंगाल प्रेसिडेंसी। आपने देखा होगा ना कि लॉर्ड कर्जन ये बंगाल वाले को क्या कह रहे थे कि पूरे देश में देखा जाए तो बंगाल बहुत बड़ा बंगाल है और हमको यह एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम चाहते हैं कि बंगाल को 2 भागों में। भारतीय लोगों को तो यही दे रहा था ना तर्क, हालांकि वो बंटवारा करना चाहता था। बात तो ये, तो इस समय क्या हुआ कि जो बंगाल महाप्रांत है ना, इस बंगाल प्रेसिडेंसी से एक नया राज्य बनाने की बात हुई है और वो है बिहार। तो आपसे यह सवाल पूछा जाएगा कि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने के लिए जो घोषणा की गई है वो कब की गई है? 1900। कहां की गई है? दिल्ली। लेकिन यह घोषणा वाली बात है ना। जब हम चलेंगे आपको लेकर के 22 मार्च 1912, कब की बात कर रहे हैं हम? 22 मार्च 1900। और इस समय बंटवारा हो चुका है। किसका? बिहार का नहीं, यही तो गलती करते हैं आपका। बंटवारा किसका हुआ है? बंगाल का। किसका हुआ है? तो सेटर बहुत तेज है आज के समय में, वो लिखेगा बिहार का पहला बंटवारा कब हुआ। फंस गए अभी। अच्छा, ये पता है, ये बिहार को बांट रहे हैं हम। किसको कह रहे हैं? बंगाल को बांट रहे हैं ना। तो सेटर एकदम तेज रहता है, उसको पता है कि ये सब गलती करता है लड़का, ठीक है। और जो जैसे ये जवाब दे दी कि पहला बंटवारा 1912, एग्जाम देकर के आएंगे 1912, एकदम सही है। परीक्षा देकर के बाहर निकले 120 तो सही होना ही चाहिए। नहीं, कितना? 100। तो पहले एग्जाम सेंटर से निकले और बैठे आप ऑटो में। अच्छा, कोची लगाई बहन? अच्छा, पहला बेटा 1912 लगाई ना, ना 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 1936 होगा। अच्छा, ऐसा गलती। अब लग रहा है कि 120 सही नहीं होगा, अब 100 सही होगा। कितना सही होगा? 20 तो माइनस हो गया। उसके बाद पहुंचे आप स्टेशन पर, अब वहां से आप ट्रेन में बैठिएगा। 2-4 सवाल आप बताए ना, 100 नंबर में आपको लगेगा कि रिजल्ट तो होना ही होना है। अरे 100 में तो रिजल्ट होना ही होना है। तब आपको लगेगा कि ठीक है 100 तो बढ़िया है। फिर जो ऊपरे वाला बैठे रहेगा, जब आप बताने लगेगा कि इसका आंसर ये है, इसका ठीक है घर जाना है, तो आप जब बताते रहते हैं बीच बीच में से टाइम पर डिस्टर्ब करते, तो आपका जब फिर 2-4 गलती होगा, फिर लगेगा कि अब लग रहा 95 सही होगा। कितना? 120 से कहां पर आ गए हैं? अच्छा, पहले एकदम कसम खा के बोल देते हैं साहब, एकदम कसम से एकदम सही लगा के आए हैं, ठीक है। और जब रिजल्ट आया तो पता चल रहा है 75 नंबर है।
कितना है? तो रिजल्ट में आप सफल नहीं हुए। रिजल्ट आपका तो ऐसे ही जो बीच बीच में आप स्लिप करते हैं, बड़ा उतावले सर बता दिए यही आंसर होगा, उसको हमको रोकना भी एक काम होता है कि नहीं नहीं आपको हम अगर मतलब तेज करके छोड़ दिए तो हम सीधा नहीं जाना है, आपको इसमें संभालना भी है। तो ये बिहार का बंटवारा नहीं है, किसका बंटवारा है? बंगाल का बंटवारा है, और वहीं से एक नया प्रांत बना है जो कि है 22 मार्च 1900। तो ये जो बंटवारा है इसी दिन हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। क्या मनाते हैं? किस खुशी में मनाते हैं पता है आपको? बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने के। तो बिहार शिक्षक भर्ती का आज पेपर था और उसमें यही सवाल पूछा गया कि आखिर में हम जो बिहार दिवस मना रहे हैं वो कौन से तिथि को और क्यों मना रहे हैं? 22 मार्च को, और क्यों मना रहे हैं? बंगाल प्रेसिडेंसी की बात करें, ठीक है, प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने के खुशी में हम इस दिन बिहार दिवस। ये सेम प्रश्न पूछा गया और उसमें ये तर्क भी, कारण भी पूछा गया कि आखिर क्यों। तो बंगाल महाप्रांत से बिहार को हम, समझ में आ गया? अब देखिए 22 मार्च 1912 को जो हुआ है, ये बंगाल से जो हम बिहार को अलग किए हैं, तो बिहार इतना में अस्थिर नहीं है। अभी जो आपका बिहार है, इस बिहार में समझ लीजिए कि उड़ीसा सहित है। बात समझ में आ रहा है? अरे झारखंड तो 4 दिन पहले अलगे हुआ है जी। एकरा कुछ कहेगा तुम? जब हम उड़ीसा के बात कर रहे हैं तो तुम झारखंड की बात कर रहे हो। अरे जब हम उड़ीसा की बात कर दिए, इस बात को समझो जरा, ठीक है? जब यहां बिहार है और बिहार के बीच में यहां पर झारखंड है और नीचे में यहां उड़ीसा है, हम कह रहे हैं कि यही जब अलगे नहीं हुआ है तो बीच में से अलगे कहां निकल जाएगा? मारेगा नहीं अगल बगल वाला है? बताओ मारे कि नहीं? अब मध्य प्रदेश कहे कि हम जो है अजरबैजान से दोस्ती कर लिए, हम उसी के साथ हो गए, अगल बगल वाला जो राजस्थान और अगल बगल जो दिखता है सब उसको ठीक कर देगा 2 मिनट में? नहीं कर देगा। तो झारखंड तो 2000 में अलग हुआ है, ठीक है? हालांकि कितने लोगों का जन्म तिथि जो है 2000 से पहले का है? बस। तो तुहानी नया आदमी लगता है जी। तुम्हें लोग ने, तुमने कह रहा है कि झारखंड अलग हुआ है। अच्छा, इट्स माई मिस्टेक, हमने आपको नहीं बताया कि झारखंड भी अलग हुआ है, ठीक है? अरे 2000 में हमको लगा कि याद होगा आप लोगों को, जब 2000 में झारखंड याद है, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि झारखंड से, जब झारखंड अलग हुआ ना, बिहार से अलग हुआ है, वो याद नहीं होगा ना? जैसे वैसे तो याद होगा कि बिहार से झारखंड अलग हुआ है, याद जब अलग हुआ है तब याद नहीं होगा। जब अलग हुआ था उस समय गाना बड़ा प्रचलित था, पता है आप लोगों को? नहीं, जब बिहार से झारखंड अलग हो गया तो बिहार की जितनी खनिज संसाधन था सब झारखंड चला गया। जो बिहार का दक्षिणी हिस्सा आपको दिखता है ना, गया के नीचे में जितना भी है सब आपका झारखंड का हिस्सा है। तो जितना कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, सब के सब ज्यादा कहां चला गया? तो खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को बहुत बड़ा झटका तब लगा जब बिहार से झारखंड, तो पहले भी बिहार गरीब था लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो और गरीब हो गया। तो कुछ सिंगर बड़ा खतरनाक खतरनाक गाना बना दिए, कह रहे का मिसरी मलाई खैहा खैहा शकरखंड अलगे होलो झारखंड। समझ रहे हो? वो अपना दुख व्यक्त करके चिढ़ा रहा है बिहार वाले को, कह रहा है ना कि अब क्या बचा तुम्हारे पास? अब तो बचा ही नहीं। समझ में आ रहा है तुमको? तो इस बात को समझिए कि कई बार जो वंस मोर बोरा डांस कर रहे हैं हम। ये तो स्कूल में चलता था वंस मोर वाला। नहीं, 15 अगस्त आने वाला है और भारत के जितने भी स्कूल हैं सभी स्कूल की लड़कियां देश रंगीला रंगीला देश कोई बचता है?
अच्छा, लड़का इस बात का जिम्मेदार इतना खतरनाक होता है कि प्रोग्राम से 3 दिन पहले डीजे राजा बाबू का बुक किए हैं। बढ़िया बजता है ना, लाइट वाइट एकदम ठीक है कि नहीं है। 4 दिन एकदम बढ़िया से बनियान पहन के खूब एकदम सेट कर देगा बढ़िया स्टेज, ठीक है। और जैसे ही 15 अगस्त है, पीछे बैठ करके बस वंस मोर। तो 15 अगस्त में कोई स्कूल नहीं बचता है कि देश रंगीला रंगीला से जो है वो छूटे, है कि नहीं है। तो तुम लोग तो ऐसे ही कह रहे हो भाई, अभी तो पूरा 1.5 महीना चल रहा है और इसमें तो कितना वंस मोर आप लोगों को बार बार लगेगा, लेकिन ये सब एक ही रील का होता है। क्योंकि दोबारा में वो खुशी नहीं है जो पहले वाले। तो उड़ीसा सहित अलग कब हुआ है? 22 मार्च 1900। अब लगेगा बिहार को नजर, समझ गए। जो अभी स्थिति बना है उसके अनुसार लगेगा नजर, और हम पहुंचेंगे आपको लेकर के 1 अप्रैल 1900। अब इस समय बिहार का पहला बंटवारा है, समझ में आ रहा है? बिहार का पहला बंटवारा, और 1 अप्रैल 1936 को जो है बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। तो बिहार समझिए क्या और छोटा हो गया, यहां से उड़ीसा कट गया, आप समझ लीजिए, यहां से उड़ीसा। अब बिहार के साथ साथ क्या है, लेकिन इतना में ही आपका स्थिति नहीं संभलेगा बिहार का, अभी तो और बंटवारा होना बाकी है अभी। और जब हम बात करते हैं 15 नवंबर सन 2000, तो इस समय बिहार से झारखंड अलग होता है, और बिहार की गलियों में यही गाना बजाया जाता है। अच्छा, बहुत लोग एकदम मोबाइल निकाल के तैयार है। कभी तो सर बोलबे करेंगे। लग रहा है ऐसा माहौल बन रहा है, ठीक है। दूसरा बात बोलेंगे, बाद में बोल देंगे। 15 नवंबर सन 2000 बिहार से क्या अलग हुआ, और इस समय खनिज के दृष्टिकोण से बिहार को एक बहुत बड़ा। अब बिहार के गरीबी को जब हम बताएंगे तो उसमें बिहार के गरीबी में कई कारणों को हम बताएंगे, तो उसमें एक कारण आपको यह भी बताएंगे कि झारखंड का। हालांकि एक कारण तो मुझे फ्लाइट में आते आते वैसे ही पता चल गया, जब हम दिल्ली एयरपोर्ट से पटना के लिए फ्लाइट लिए, बगल में एक अंकल जी बैठे हुए थे। आवाज आ रहा है? अंकल जी हमसे पूछ रहे हैं क्या नाम है बाबू, तो हम बोले जसवंत नाम है। बोले पूरा नाम का है? हम बोले जसवंत कुमार नाम है। समझ रहे हो, कुछ तो होगा टाइटल, सिंह है, गुप्ता है, कुछ तो होंगे। हम समझ गए कि चचा का जो है वो इंडिकेशन किधर है, समझ गए। बताओ भाई, ये क्या पूछने का मतलब बनता है, बताइए। मतलब बताइए, इतना ज्यादा पूछने की क्या जरूरत है? रिश्ता क्या बोल रहा है? अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई, फ्लाइट से आ जा रहा, पैसा तो कमाता ही होगा। अच्छा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब जैसे ही हमने अपना टाइटल बता दिया सर ने, 15 मिनट तक हमको अपने जाति के विषय में, कास्ट के विषय में जितना विशेषता हो सकता था उस सब हमको खुद ही बता दिया। अच्छा, आपका जाति ऐसा रहता है, वैसा रहता है, ये है, वो है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? गुण और अवगुण दोनों बात अंकल जी बता दिए। अच्छा, पटना में कहां जा रहे हैं, हमको लगा कि बताना उचित नहीं है कि हम कहां जा रहे हैं। क्या पता कि फ्लाइट से उतरे हमको हाईजैक कर लिया जाए भाई। है कि नहीं है? तो हमने नहीं बताया, लेकिन 15 मिनट के अंदर हमको पूरा जो हमारे, अब जैसे कि वो बार बार इस बात को कर रहे थे, तो हमने अपने कास्ट के विषय में बताया और पूरा विशेषता जो भी होता है, गुण अवगुण सब बता दिया हमको। हम बोले अच्छा। तो हमको एक चीज समझ में आया कि बिहार के जो तमाम जो पीछे रहने के कारण जो है, उसमें एक बड़ा कारण है जातिवाद का होना। बिहार में गरीबी की जब हम बात करेंगे तो खूब अच्छे से पूरा क्लास होगा, और उसमें कई कारणों को बताएंगे। हालांकि 4 मेरा जो फिक्स रहता है कि भाई 4 चीज को कंट्रोल कर दिया। एक तो जाति वाला जो सिस्टम हम बता रहे हैं, और दूसरा जनसंख्या। इसमें क्या हंस रहा है जी? इसको दोनों को नीचे लेके जा रहा है। जनसंख्या वाला तो हंस रहा है, बोला ना ना हम मानेंगे, मानवे नहीं करेंगे सर। देखो, मेरा क्लास का एक उद्देश्य ये भी है, ठीक है, मेरे क्लास का एक उद्देश्य ये भी है कि भविष्य में कम से कम इस बात को याद रखिएगा, हम दो हमारे दो, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं चलना है। हाँ सर, पापा नहीं बनेगा क्या बाद में? ऑब्वियसली बात है, बनना है। तो ये जाति और जनसंख्या को क्या करना है?
नीचे करते जाना है आपको कि अब ऐसा ऐसा बात बताओ कि फ्लाइट में भी ऐसी बात की जा रही है, ग्राउंड लेवल पर जब गांव में पहुंचे तो क्या होगा बताइए आप ही। गरीबी के कारण में कि भाई वो पानी नहीं भरने दे रहा है, तो कभी कह रहा है ये दिक्कत। और आपको ऊपर लेके जाना है जो दो चीजें, एक तो आपका शिक्षा जो आपके हाथ में है, और दूसरा एक बड़ा जो कारण है कि उद्योग को बिहार में बढ़ाया जाना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? उद्योग को जो है बिहार में, तो बात को समझिए, शिक्षा और उद्योग को जो है, अगर शिक्षा कहा जाए तो आपके हाथ में, उद्योग थोड़ा सरकार के हाथ में भी है, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ इस स्तर पर आपको नहीं बोल सकते हैं कि अगर आप सब लोग शिक्षित हो गए तो बिहार बहुत आगे बढ़ गया, क्योंकि जो नौकरियां का आप तलाश कर रहे हैं ना, वो नौकरियां लिमिटेड है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सब ये हो गए तो सबके सब बहुत ज्यादा आगे बिहार चला गया। हाँ, आप अगर शिक्षित हैं तो आप अपने कार्यों को अच्छे से कीजिएगा, ये बात को हम मानते हैं, लेकिन उद्योग का अधिक होना किसी भी प्रदेश का, किसी भी राज्य का, किसी भी देश का, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है कि उसको आगे वो बढ़ा सकता है। और अभी देखिए, हालांकि हमारे पक्ष में सारी चीजें हैं, तो बिहार का एक बहुत बड़ा योगदान है केंद्र में सरकार बनाने में, है ना नीतीश जी का। अच्छा, सरकार जो बना है उसमें देखा जाए तो अगर बहुत अधिक बहुमत रहता तो नीतीश जी का उतना जो है वो पूछ नहीं रहा था, कहने का मतलब उतना डिमांड। आपने देखा तो वो मीम जी जब बना था, मोदी जी फोन कर रहे हैं तो नीतीश जी मजाक का वक्त नहीं है, फोन उठाइए। अच्छा, सब शक जो कर रहे थे नीतीश जी के ऊपर, है कि नहीं, कि कभी यही इधर इधर देख लेते हैं इधर जाना चाहिए कि इधर। अच्छा, उन्होंने अपने भाषण में भी कहीं दिया है ना इस बात को कि विपक्षी तो कोशिश कर ही रहे हैं ना कि हमारे तरफ मिल जाए, इस सबसे कुछ होने वाला है। अब हम जिएंगे तो आप ही के साथ और मरेंगे तो आप ही के साथ। और बिहार का जो छोटा मोटा बचा हुआ जो काम है वो काम तो पूरा हो ही ना जाएगा। अच्छा देखिए, नहले पे दहला इसी को मारना कहते हैं। बिहार के 5 जिलों में मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी, बताइए बात। पटना में तो बनी रहा है ऑलरेडी, गया में हो गया, दरभंगा में हो गया, भागलपुर में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब मोदी जी भी इस बात को सोच रहे हैं, इतना कम सहयोग करके इतना अधिक लाभ लेना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अरे बड़े बड़े जो आपके अच्छे अच्छे जो मतलब राज्य हैं उसमें भी देखिए 5 शहरों में मेट्रो नहीं है। जो आप राज्य की बात करें तो 5 शहरों में उस राज्य का मेट्रो बहुत सारे ऐसे जो है उसमें देखने को ही नहीं मिलेगा। और अगर बिहार में हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात का और डिमांड कर दें कि उद्योग लगा दे हर जगह पे, है ना। अगर उद्योग लगा देगा तो बिहार के जितने भी है ना, वो नवयुवक जो बहुत अधिक डिप्रेशन में चले जाते हैं वो कम से कम, भाई नौकरी के बाद बिहार में कुछ बचता ही नहीं है कि अगर, इसलिए तो क्रेज है ना कि सरकारी नौकरी, कहते हैं ना ऐसे कहावत है कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो खेती करो तो तरकारी। दो ही वो कॉन्सेप्ट है, बीच में कुछ है ही नहीं, तो इसको भरपाई करना आवश्यक है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये दोनों चीज को जो है आपको बढ़ाने की बात जो है आपको हमने कहा, और इस बात को ध्यान में भी आपको रखना है। तो 15 नवंबर सन 2000 को जो आपका बिहार से झारखंड अलग हुआ, उसके बाद जो आपका बिहार बचा है वो यही बिहार है। समझ में आ रहा है? मोटे तौर पर अक्षांशीय विस्तार के विषय में कहा जाए तो 24 डिग्री उत्तर से लेकर के 27 डिग्री तक है, और अगर इधर कहा जाए तो 83 डिग्री जो है देशांतरीय विस्तार पूर्व में से लेकर के 88 डिग्री। समझ में आ गया? और इसी बिहार को आपको जो है पढ़ने की जरूरत। सर, आप सुमित सर के बाद दूसरे स्टैंड अप कॉमेडियन हैं। इसमें भी तालियां बजा दिए तुम लोग। ये अच्छा है कि हम प्रॉपर स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं हैं, नहीं तो कई लोगों के भविष्य खतरा में पड़ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो 15 नवंबर सन 2000 झारखंड अलग हुआ और यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अब लिखने का कार्यक्रम शुरू किया जाए, जितना हमने बताया, ठीक है। सारी बातें याद है कि नहीं? लगभग आपको याद है? ये कहां भाग गए? कम से कम पानी तो पिलाए भाई। तो शुरू किया जाए और आप लोग लिखिएगा बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन, ठीक है। और यहीं से आप लोग शुरू करते हैं। कुछ बच्चों का सवाल है? अच्छा, एक सवाल था कि माइक का आवाज सही करवा दीजिए सर, ज्यादा गूंज रहा है। तो ये तो बाद में हम पढ़े ये तो हम बाद में पढ़े। अच्छा, सब लोग साउंड के बारे में ही बताए हैं, दोनों लोगों का यही कहना है, ठीक है। अब साउंड वाले तो है ही नहीं भैया भाई, साउंड में बहुत इको आ रहा है इन लोगों का कहना है, इसको थोड़ा कम करिए।
ठीक है, चलिए शुरू किया जाए। बिहार स्पेशल दीजिए आप अपना पहला हेडिंग और उसमें शुरू करिए, लिखिएगा बिहार स्पेशल। अच्छा, आप लोगों ने ये लिखा है क्या पहले सिलेबस? सबसे पहले आप लोग यहां से सिलेबस कॉपी करिए, ठीक है। यहां से आप लोग सबसे पहले सिलेबस लिखिए, और सिलेबस लिखना बहुत अनिवार्य है, ताकि जब हम पढ़ाएंगे तो किसी टॉपिक को अगर छोड़ेंगे तो आप लोग कम से कम बोलिएगा इस बात को, ठीक है। सिलेबस आप लोग लिखिए, है ना, कि कहां से हम क्या बताने वाले हैं। ये आप लोग यहां से लिख लीजिएगा कि हमको बोलना पड़ेगा। दिखता है सभी को? इसको इसी सीक्वेंस में सभी लोग लिखिए, बिहार स्पेशल सिलेबस, और साइड में लिख लीजिएगा 20 से 25 मार्क्स, ताकि आपका ध्यान भी रहे। आवाज थोड़ा सा देख, अभी ठीक है क्या? आवाज नहीं हुआ, इको ज्यादा बन रहा है, ऐसा कह रहे। हो गया? चलिए तो बहुत अच्छा, इसको सभी लोग लिखिएगा यहां से। हो गया? हो गया? इसे बताने का पीछे मेरा बस एक ही रीजन था, कि आपका ध्यान बना हुआ रहे कि कहां से कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। चलिए अब लिखिएगा सभी लोग, बिहार स्पेशल। भाई अब एक लोग के लिए थोड़े ना रुके रहेंगे, बगल से देखिए, हो गया ना सबका लगभग? अब लिखिए आप लोग बिहार स्पेशल इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में जो बातें बता रहे हैं अब लिखना है आपको। लिखिएगा, बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। बिहार का इतिहास प्राचीन काल से ही गौरवशाली रहा है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी, बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। बिहार के विषय में हमें पहली जानकारी शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त होती है। इसे में लिखिएगा, शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, बिहार जिसे प्राचीन काल में विहार नाम से जाना जाता था। दोनों में फर्क समझ पा रहे हैं ना? बिहार जिसे प्राचीन काल में विहार नाम से जाना जाता था, विहार नाम से जाना जाता था।
विहार शब्द का पहला प्रयोग, विहार नाम से जाना जाता था। अब लिखिएगा विहार नाम का पहला प्रयोग, ये वाला विहार, ठीक है, वी फॉर वैन, ठीक है। विहार नाम का पहला प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में ही किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में, भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जहां बौद्ध मठों की संख्या अधिक थी या बौद्ध मठों की अधिकता थी, भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में जहां बौद्ध मठों की संख्या अधिक थी, इसी कारण से इस क्षेत्र को विहार कहा गया, इस क्षेत्र को विहार कहा गया। वी फॉर वैन वाला समझ रहे ना, इसीलिए इस क्षेत्र को विहार कहा गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बना करके लिखिएगा मगध क्षेत्र का पहला जानकारी, मगध क्षेत्र का पहला जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। पहला जानकारी हमें अथर्ववेद से प्राप्त होता है। ठीक है, अथर्ववेद से, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ऋग्वेद में, ऋग्वेद में इस प्रदेश के लोगों को कीकट कहा गया है। ये क्या हो, इस प्रदेश के लोगों को कीकट कहा गया है, कीकट, इस प्रदेश के लोगों को कीकट कहा गया है। ऋग्वेद में इस प्रदेश के लोगों को कीकट कहा गया है, ठीक है। बगल में ही कीकट लिख करके और एक डैश देकर के लिख दीजिएगा, ठीक है। कीकट और अर्थ के रूप में ही लिखिएगा, कीकट के साथ में निम्न जाति के लोग, ठीक है। कीकट के साथ में डैश देकर के लिखिएगा, कीकट का मतलब ही यही है, उस समय बताया गया, निम्न जाति के लोग, ठीक है। लिख लिया आपने, आगे लिखिएगा अगला पॉइंट। लगभग 600 ईस्वी पूर्व, लगभग 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है, देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। देश में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जिसकी जानकारी हमें अंगुतर निकाय तथा भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। हाँ, इसमें लिखिएगा इन 16 महाजनपदों में से, इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद, 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित था। 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में स्थित था। अच्छा, इस बात को आप लोग तो समझ गए होना, जैसे हमने 600 ईस्वी पूर्व कहा, तो यह समझ में आ रहा होगा कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व,
क्योंकि जो प्रश्न आपसे जो पूछा जाएगा हो सकता ऐसा नहीं कि एकदम हूबहू लाइन आ जाए आपका, है ना, वो आप जो है थोड़ा समझिएगा इस बात को। तो 16 में से कितने महाजनपद? 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र में। आप लोग इसमें लिखिएगा पहले नंबर पर वज्जी, दूसरे में मगध और तीसरे में अंग, और यहीं से आप कॉपी करिए। वज्जी लिख करके लिखिए वर्तमान वैशाली तथा मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, ठीक है, वज्जी में सामने लिखिएगा। अच्छा, आप लोग बिहार का एक मैप बनाइए थोड़ा, और ये जो तीनों महाजनपद है इसको कोशिश कीजिएगा कि उसी मैप में जो है आप इसको दिखाइए, ठीक है। ये जो तीनों महाजनपद है इसको इसी में आप लोग दिखाइए कि किस जगह पर कौन सा है, वज्जी कहां पर है, मगध कहां पर है, और साथ साथ में अंग कहां पर है। अच्छा, राजधानी भी आप अगर चाहें तो लिखते चल सकते हैं। जैसे वज्जी है तो इसकी राजधानी जो थी वो वैशाली थी। क्या था? राजधानी इसका जो था आपका वैशाली था। अगर आपसे कहा जाए मगध का, तो जो प्राचीन राजधानी है वो राजगिरी है, ठीक है। अगर अंग के विषय में कहा जाए तो इसकी राजधानी जो है चंपा है। क्या है? चंपा है। तो दोनों ही बातें आप इसमें लिखते चलेंगे। हालांकि जब हम महाजनपद को पढ़ाने लगेंगे तो बहुत डिटेल से तीनों ही के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको लिखते चलना है ये चीजें। पहला वज्जी जो वैशाली एवं मुजफ्फरपुर का क्षेत्र है वर्तमान में, दूसरा मगध जो पटना, जहानाबाद, गया, औरंगाबाद तथा नवादा का क्षेत्र, और तीसरा जो अंग दिखता है आपको वो आपके भागलपुर तथा मुंगेर के। यहां से भी प्रश्न बनते हैं कई बार, ठीक है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन से क्षेत्र में वर्तमान के, है ना, उस समय के जो महाजनपद है उसके अनुसार वर्तमान में कौन सा जिला। अच्छा ठीक है, लिखिए सभी लोग। पहले आप लोगों का छपैया दिमाग में हुआ था, तभी कॉपी मिला रहे हैं ना। हाँ, आगे एग्जाम तक पहुंचा दीजिएगा कैसे भी करके, ठीक है। मेरा इज्जत आप ही लोग के हाथ में है। एग्जाम तक के इन तमाम कंटेंट को पहुंचाना है, ठीक है। हाँ, तो वो तो हमने पहले ही कहा कि लगभग 80% तो आप मान के चलिए कि आपको क्लास में याद हो जाएगा बिहार स्पेशल। ये समझ लीजिए 80%, 10-20% तो कम से कम घर पे रिवीजन तो भी करना है ना, कि बंद करके सीधा रख देना है कॉपी। हाँ कर रहे हैं, हाँ। लिख लिया? अच्छा लिखिए। एक बालक कह रहा है सर 4 घंटे क्लास लीजिए। ये तो अपने अनुसार कह रहा है, तुम मेरा भी तो ध्यान रखो थोड़ा। लिख लिया आप लोग? अच्छा, धीरे धीरे आप लोग मेरे साथ सेट हो रहे हैं कि नहीं? क्लास में नया नया जब मास्टर आते हैं ना, कोई भी नया नया टीचर, तो सबसे पहले मन में चलता है क्या पढ़ाएंगे ये। आपके मन में चलने लगता है नहीं, कैसा पढ़ाएंगे ये, बहुत सारा बात आता है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे जब आप सेट हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ बता रहे हैं सर कैसे। हो गया यहां तक, आगे बढ़े। और कुछ लोग कितना ऐसे, मतलब इतना धीरे धीरे लिखिएगा तो कैसे चलेगा। हाँ चलिए अब लिखिएगा आगे, ठीक है। 12वीं सदी में, 12वीं सदी में, ठीक है, भारत पर तुर्की आक्रमण होता है। भारत पर तुर्की आक्रमण होता है। तुर्की आक्रमण होता है। इसी समय बिहार को जीतने वाला, इसी समय बिहार को जीतने वाला
पहला तुर्की, पहला तुर्की ब्रैकेट में लिख लीजिएगा मुस्लिम, ठीक है, ऐसा करके, क्योंकि ये प्रश्न सीधा पूछा गया है एक बार आपके अभी से 6-7 साल पहले कि बिहार को जीतने वाले पहले मुसलमान कौन है, ठीक है। तो इसमें ये कैटेगरी है, जैसे तुर्की है ना, तो तुर्की के साथ साथ में ब्रैकेट में वो क्या लिख देना है, मुस्लिम, ठीक है। बिहार को जीतने वाला पहला तुर्की बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी मत लिख लेना, वही बहुत दिन के बाद आएंगे अभी वो, ठीक है। बख्तियार खिलजी है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, मिनहाज सिराज द्वारा लिखी पुस्तक, मिनहाज सिराज द्वारा लिखित पुस्तक तबकाते नासरी, तबकाते नासरी से भी हमें बिहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तबकाते नासरी से भी हमें बिहार के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। लिखिएगा, तबकाते नासरी में ही, तबकाते नासरी में ही बख्तियार खिलजी के विषय में, बख्तियार खिलजी के विषय में यह बताया गया है, यह बताया गया है कि उसने बिहार के साथ साथ बंगाल को भी जीता। हां, इसको रिपीट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि उसने बिहार के साथ साथ बंगाल को भी जीता। बिहार के साथ साथ बंगाल को भी, दोनों ही कंडीशन में यही उत्तर होता है। अगर पूछा जाए बंगाल जीतने वाले पहले मुसलमान कौन है, तो वो भी आपके बख्तियार, और बिहार जीतने वाले भी पहले मुस्लिम कौन है, बख्तियार खिलजी, ठीक है। यहां पर एक लाइन बस मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो हमने कहा था कि तुर्की किताबों में ही, ऐसा आप मेंशन करिए, तुर्की किताबों में ही, हाँ अगले पॉइंट बना करके, तुर्की किताबों में ही तुर्की किताबों में ही बिहार को बिहार कहा जाने लगा, बिहार को बिहार कहा जाने लगा। दोनों में फर्क समझ पा रहे होंगे आप, है ना, बिहार को बिहार कहा जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सर अंगराज कर्ण था मध्य प्रदेश, अंग प्रदेश, ये सब बताएंगे, जब महाजनपद बताएंगे तो सभी के बारे में बताएंगे, ऐसा थोड़ा नहीं कि इतना ही बताना है। एक बार हम आपको जोड़ तो लें जो कि वर्तमान बिहार है, ठीक है। अगला पॉइंट में लिखिएगा, मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल के दौरान, मध्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत में बिहार को मिलाने वाला, बिहार को मिलाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, ठीक है। इसे में लिखिएगा, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को, इल्तुतमिश ने मलिक जानी को बिहार का पहला सूबेदार बनाया, बिहार को पहला सूबेदार बनाया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, मुगल काल के दौरान, मुगल काल के दौरान
1580 में अकबर के द्वारा बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को एक प्रांत का दर्जा दिया गया तथा मुगलों के अधीन बिहार को रखा गया। मुगलों के अधीन बिहार को रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के दौरान 1757 में हुए प्लासी के युद्ध के दौरान बिहार बंगाल का ही हिस्सा था। बिहार बंगाल का ही हिस्सा। क्योंकि आपने उस कहानी में इस बात को देखा होगा कि जो सिराजुद्दौला है, जब उसको धोखा मिला है तो वो प्लासी से फरार हो गए, भाग गए ना। जो वफादार दो सेनापति थे, मीर मदान और मोहन लाल, उसने कहा होगा कि नवाब साहब आप यहां से निकल जाइए, नहीं तो ये लोग मार देगा। और तभी वो भाग करके मीरन के पास में आता है। मोहम्मद बेगम और मीरन दोनों एक साथ है, और जो कि उसका हत्या कर देता है। तो वो पटना के आसपास की ही घटना हुई थी। तो वो वहां से भागा और यहां आया। इस बात को दर्शा रहा है ये कि सब एक साथ में ही सम्मिलित है। याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा 1764 में ठीक है, हुए बक्सर के युद्ध के दौरान ठीक है, बिहार की स्थिति जर्जर हुई। आप समझ पा रहे होंगे कि अब अंग्रेजों के अधीन जाने वाला है ये क्षेत्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ठीक है, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के घोषणा के अनुसार अब बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा ठीक है के दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। दीवानी मतलब रेवेन्यू, आप समझिएगा। ठीक है, बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा का दीवानी वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। ठीक है, अंग्रेजों को प्राप्त हो गया। तो ये आप पूरा रिलेशन को समझ पा रहे होंगे कि 1764 में बक्सर की लड़ाई और भारत की तीन बड़ी शक्तियां, बंगाल के जो आपने देखा होगा कि बंगाल से आए मीर कासिम, अवध के सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम, तीनों मिल करके लड़ रहा है बक्सर में, है ना। तब भी हेक्टर मुनरो को हरा, क्योंकि उसके पास वो जो ट्रेडिशनल जो लड़ने का तौर तरीका था उसी से लड़ रहा था बक्सर में, है ना। और अंग्रेजों के पास में आधुनिक हथियार। आप इस बात का कल्पना करिए कि बक्सर में लगभग 1 लाख से भी अधिक सेना भारतीयों का जो है वो शामिल हुआ है। 1 लाख से भी, और अंग्रेजों का मात्र 10-20 हजार है। समझ में आ गया। तो एक तरफ 1 लाख सेना और एक तरफ 20 हजार। समझ में आ रहा है। भारतीय लोग इतना कॉन्फिडेंस में थे, भारतीय सेना कह रहा है इन लोग के मारने के लिए जो हमको अस्त्र शस्त्र के क्या जरूरत है, मुक्का मुक्का मारेंगे ये चौपट हो जाएगा।
और जब लड़ाई शुरू हुआ तो जब हाथी आगे बढ़ा भारतीयों का और उधर से तोप बरसाना शुरू किया अपना गोला, तो हाथी के पास जब पहला बार जब तोप का गोला आया तो हाथियों का हरा ऐसा आवाज तो पहले जिंदगी में सुनवे नहीं किए थे हम। हाथी पगला गया एकदम, और उसका जो पूरा भीड़ है, भीड़ में भगदड़ मचाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से भारतीयों का हार हो गया। और जब हार हो गया तो इसी के जस्ट एक साल बाद आपने देखा होगा कि इलाहाबाद की संधि होती है, और उसी संधि में जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ में ये जो है आपको तय कर दिया जाता है कि अब जो है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो दीवानी है वो कौन वसूलेगा? अंग्रेज। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखिएगा इसी में आगे। ठीक है, 1905 में, ठीक है, 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, विभाजन कर दिया, तब बिहार पश्चिमी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। तब बिहार पश्चिमी बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। आप समझ पा रहे होंगे कि जब दो भागों में बांटा गया है तो एक पूर्वी बंगाल है जो आपका बांग्लादेश का हिस्सा दिखता है ना, और एक पश्चिमी बंगाल। तब बिहार पश्चिमी बंगाल का हिस्सा हुआ करता। अच्छा, आप लोग इस बात को नोटिस किया है कि अगर देखा जाए तो जो पश्चिम बंगाल अभी देखते हैं भारत के पूरब में है, लेकिन नाम क्या उसका है? तो ये रिलेशन समझ पा रहे हैं ना आप कि लॉर्ड कर्जन का देन है कि उसने बांट करके ऐसा कर दिया। अच्छा, ये सवाल हमने ना एक मॉक इंटरव्यू में देखा है, यूपीएससी के मॉक इंटरव्यू में, कि भारत के पूरब में होते हुए बंगाल जो है उसको पश्चिम बंगाल क्यों कहा जाता है? उस समय दो भागों में बांटा गया था और उसी के अनुसार। ठीक है, अब लिखिएगा अगला पॉइंट। 12 दिसंबर 1911, 12 दिसंबर 1911, ठीक है, 12 दिसंबर 1911 सुसज्जित दिल्ली दरबार, सुसज्जित दिल्ली दरबार, मतलब उस समय जो है एकदम बड़ा जो है बढ़िया से जो है स्वागत किया गया था। 12 दिसंबर 1911 सुसज्जित दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के घोषणा के अनुसार, जॉर्ज पंचम के घोषणा के अनुसार, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का निर्णय लिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने का निर्णय लिया गया। अच्छा, ये दोनों पॉइंट को लिखाने की हमें नहीं लगती जरूरत है। बाकी एक तो राजधानी को जो कलकत्ता से जो है दिल्ली बनाने के लिए घोषणा किया गया था, और बंगाल विभाजन को रद्द। दिमाग में सेट है ना? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में 22 मार्च 1912 को, 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से, 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया गया। बिहार को अलग किया गया। लिखिएगा, इसी उपलक्ष्य में, हाँ, बंगाल महाप्रांत से बिहार को अलग किया गया। इसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को, इसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। हम बिहार दिवस मनाते हैं।
तो आज यही प्रश्न जो है आया आपका बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में। तो उसमें थोड़ा सा घुमाया हुआ ये था कि आखिर कारण क्या है कि हम 22 मार्च को मना रहे हैं, उसका पूछने का लहजा थोड़ा ये था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार को अलग करने के उपलक्ष्य में एक सवाल यहां पर और बनता है, जरा हम आपको बता दें कि कई बार जो है आपको स्थापना पूछा हुआ रहेगा और उसमें जो है आपका 22 मार्च ऑप्शन में नहीं रहेगा। तो लिख लीजिएगा 1 अप्रैल 1912, ठीक है, निचले लाइन में लिख लीजिएगा इसी के, ठीक है ना। यहां पर स्थापना 1 अप्रैल 1912, क्योंकि एक तो बंटवारा का उपलक्ष्य हमारा है, ठीक है, और दूसरा जो है ये कि हम राज्य को एक स्थापना के तौर पर देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1912। अब देखिए स्थापना में भी कई बार आपके ऑप्शन में जो है 22 मार्च ही रहता है। अगर 22 मार्च मिल जाए तो प्रायोरिटी बेस पर जो है आप 22 मार्च लगाएंगे, लेकिन अगर 22 मार्च आपको नहीं मिले और बिहार की स्थापना पूछ दे तो 1 अप्रैल 1900 लिख लिया आपने। इसको आप शॉर्ट में वहीं पे निचला लाइन में लिख लीजिए। लिख लिया? नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा आप 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936, ठीक है, को बिहार का पहला बंटवारा को बिहार का पहला बंटवारा उड़ीसा के रूप में हुआ। उड़ीसा के रूप में हुआ। उड़ीसा के रूप में हुआ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में पुनः लिखिएगा आप, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में, ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से एक और राज्य का बंटवारा हुआ झारखंड के रूप में। बिहार से एक और राज्य का बंटवारा हुआ झारखंड के रूप में, ठीक है, लिखा झारखंड के रूप में। इसी के साथ में लिख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है, ठीक है। यह बंटवारा बिहार के खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से, बिहार के खनिज संसाधन के दृष्टिकोण से नुकसानदायक रहा। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा वर्तमान बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ में साझा होता है। नेपाल के साथ में साझा होता है, जबकि दक्षिण में झारखंड के साथ, ठीक है। इसे में आगे लिखिएगा बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है। पूरब में पश्चिम बंगाल स्थित है तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम में उत्तर। ये बातें सबको समझ में आ रही है? जो पूरब में है क्या है आपका? पश्चिम, और पश्चिम में आपके उत्तर,
अच्छा, इस पॉइंट को तो अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है कि बिहार जो है इसके 3 तरफ जो है वो राजकीय सीमा है ना, जबकि उत्तर में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा हो रहा है ना। तो अभी ये जो बिहार को आपने देखा, मुख्य रूप से आपको यही पढ़ना है, समझ में आ गया। तो कल के क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि किस तौर तरीके से हमारा अप्रोच होगा, किस तरफ हम आगे बढ़े, ताकि आपका बिहार स्पेशल एकदम सजग रूप से कंप्लीट हो जाए। सबको समझ में आ गया क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सीक्वेंस चल रहा है ना कि पहले दिमाग में छपैया और तब एग्जाम में, समझ में आ गया ना। तो आज आपका एक इंट्रोडक्शन क्लास था, कल की क्लास से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कल क्लास मंडे को ना, मंडे को हम लोग मिलेंगे, ठीक है। बिहार स्पेशल की क्लास मंडे, हाँ तो मंडे को फिर आप लोग से शाम को 6 बजे ही मिलेंगे, ठीक है।